नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मिशन 30 डेज साइंस का जो है दूसरा दिन है। आज की इस वीडियो में हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है। इसीलिए जो है आज कम से कम 10 सवाल सॉल्व करेंगे, तब जाकर जो है 1 महीने में क्वेश्चन साइंस का सब खत्म हो पाएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन देखने से पहले एक बार 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन हम लिखाए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीजों में होता है। वाहन के साइड मिरर में, स्ट्रीट गली या सड़कों के स्ट्रीट लाइट में, मतलब कि जो लाइट होता है ना जो होता है उसमें होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था अवतल दर्पण क्या। अवतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या नीचे की ओर हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। चौथा क्वेश्चन था अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर के रूप में। उसके बाद 5वां क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह ना ही उभरी हो ना ही धंसा हुआ तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो अब छठा क्वेश्चन से देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग से। छठा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, ठीक ना। तो उत्तर लिखना है समतल दर्पण का उपयोग निम्न है। क्या क्या है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए, पेरिस्कोप का ही दूसरा नाम है दूरबीन। पेरिस्कोप का ही दूसरा नाम क्या है, दूरबीन, ठीक ना। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। समतल दर्पण का उपयोग निम्न है। चेहरा देखने के लिए, पेरिस्कोप बनाने के लिए, ठीक। और एगो दूगो और होता है लेकिन वो नहीं लिखे क्योंकि दो ही लिखना था रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती है यानी जाती है, प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाता है तो वह निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। निश्चित नियम अनुसार, अगर किसी चीज से टकरा जाता है तो वह अपने नियम के अनुसार वापस फिर लौट जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दीवार दे दिए या शीशा दे दिए है ना, तो यहाँ पर जाएगा, इससे टकराकर वापस फिर नियम अपना नियम अनुसार परावर्तित हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए अब 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 8 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष क्या है। क्या कर रहा है, मुख्य। 8 नंबर का सवाल कर रहा है मुख्य अक्ष क्या है, ठीक ना। तो उत्तर लिखना है किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे हम उत्तल दर्पण बना देते हैं, यहाँ पर इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया। वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक। इस अक्ष को प्रधान अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा मुख्य अक्ष की जगह की प्रधान अक्ष क्या है या किसे कहते हैं, तो उसमें भी घबराना नहीं है, यही लिख देना है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। चलिए अब वक्रता केंद्र को पढ़ते हैं। वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के एक भाग हो तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर बताए थे कि वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, समझ आइए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, मतलब गोलीय दर्पण है, दर्पण गोल है, खोखले गोले के एक भाग हो, ठीक ना। या ई भाग होगा या ई भाग होगा, ठीक ना। उस गोले के केंद्र को, बीच में जो केंद्र होगा, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है।
ये उल्टा हो गया। फिर स्टार पॉइंट में आप इसको यह भी लिख सकते हैं, अवतल दर्पण का वक्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे। अगर आपसे कोई पूछेगा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने बनता है, ठीक ना। वक्रता केंद्र को किस चीज के द्वारा सूचित किया जाता है? तो सी के द्वारा सूचित किया जाता है। यह सब याद रखिएगा। ध्रुव को किस चीज के द्वारा सूचित किया जाता है? तो ध्रुव को पी के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब 10 नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। उत्तर लिखना है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्न है, ठीक ना। तो एक साइड उत्तल दर्पण लिख देना है, एक साइड अवतल दर्पण लिख देना, ठीक ना। अब उत्तल दर्पण में लिखना है 1 नंबर देकर, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उघड़ा यानी उठा रहता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण की सतह क्या रहता है? उघड़ा यानी उठा रहता है। फिर उत्तल दर्पण में ही दूसरा नंबर लिखना है कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस क्या होता है? काल्पनिक। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। तीसरा नंबर लिखना है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण में क्या लिखना है? तीसरा नंबर में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब अवतल दर्पण में 1 नंबर देकर लिखना है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह नीचे की ओर धसा हुआ रहता है, ठीक ना। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह नीचे यानी धसा हुआ रहता है। दूसरा नंबर देकर लिखना है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वास्तविक होती है। तीसरा लिखना है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन सा अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण में क्या लिखना है? उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा रहता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का परावर्तक सतह नीचे यानी धसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। और तीसरा लिखना है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, इसीलिए